मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 16 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। हमने पिछले भाग में देखा कि सनाया माया से सवाल करती है, बताओ माया, क्या रुद्र कभी मुझसे प्यार करेगा? क्या मुझे रुद्र का प्यार मिलेगा? माया बोली, तुम यह सवाल रुद्र से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो? मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ? सनाया, रुद्र के मन में क्या चलता है बस वही जानता है। सनाया बोली, रुद्र की जिंदगी में दो लड़कियां बहुत अहम थी, एक मैं और एक तुम, और मुझसे भी ज़्यादा करीब उसके तुम हो माया। तुम रुद्र को बहुत अच्छे से जानती हो, और इन सालों में तो और भी ज़्यादा। उसके मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। माया बोली, देखो सनाया, मानती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन यह भी सच है कि मैं इस मामले में रुद्र की फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाई। खैर, अब तुम रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। वहीं रुद्र काफ़ी गुस्से में घर आता है और उसे देख घर वाले समझ जाते हैं कि उसका मूड ठीक नहीं है। वह अपने सीधे कमरे में चला जाता है। वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़े होकर अपने दोनों हाथ दीवार पर लगा आंखें जैसे ही बंद करता है, वैसे ही कैलाश की धमकी उसके कानों में गूंजने लगी थी। तुम जैसे जैसे उसके करीब आओगे, उसे खोने का डर तुम्हें सोने नहीं देगा। एकाएक उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह बाथरोब पहन बाहर आया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह अपनी मुट्ठी भींच दांत को पिसते हुए कहा, मामा, तुमने एक बार फिर मेरे अंदर की शैतान को जगा दिया है। मैं तुमसे ऐसे नहीं हार सकता हूँ। कोई भी मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो मुझे यानी रुद्र प्रताप सिंह को मजबूर कर सके। वह आज इतने गुस्से में था कि टेबल पर रखे शीशे की फ्लावर पॉट को उठाकर फेंक देता है, जिससे उसके हाथों में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है, और साथ में उसके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके सिर की चोट अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वह अपना सिर पकड़ घुटने के बल बैठ जाता है। उसे ऐसे देख मित्रा, जो वहाँ से गुजर रही थी, वह भागकर अंदर आई और उसे संभालते हुए बेड पर बिठाया। आप ठीक है मिस्टर रुद्र? आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, ऐसे में आपको आराम करना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। मित्रा को अपने करीब देख रुद्र को कैलाश की बातें फिर याद आने लगी। वो झटके से मित्रा से दूर हो गया और बोला, जाओ यहाँ से। मित्रा उसकी बातों को नज़रअंदाज कर उसके हाथ से निकल रहे खून को देखी और बोली, आपको तो चोट लगी है। वह परेशान हो जाती है, उसके हाथ में लगे खून को साफ करने लगती है। यह देख रुद्र का गुस्सा भड़क गया। वह अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करते हुए कहा, सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से अभी। मित्रा भी तेज आवाज में बोली, नहीं जाएंगे आपको इस हालत में छोड़कर। चुपचाप बैठिए, हम फर्स्ट एड लेकर आते हैं। तभी रुद्र उस पर चिढ़ते हुए, मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं थोड़ा नरम क्या पड़ा? तुम अपनी औकात भूल गई? मित्रा ना समझी में उसे देख रही थी। वह कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र उसके साथ रूड होते हुए बोला, मेरे सामने और मेरे करीब आने की जुर्रत भी मत करना, समझी? मेहमान हो इसलिए थोड़ी इज्जत से पेश आ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ अभी क्या करता इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मेरा खरे खरे मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज गई। सभी हैरान और परेशान उसके कमरे की तरफ भागे। मित्रा सहम गई थी। उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। उसका आंसू देख रुद्र अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सभी उसके कमरे में आए। क्या हुआ रुद्र, तुम किस पर चिल्ला रहे थे? और इतना गुस्सा क्या हो गया है तुम्हें? विजय जी पूछे। सभी ने अपनी नज़रें घुमाई तो मित्रा दरवाजे के पीछे सहमी खड़ी थी। गायत्री जी उसे अपने सीने से लगा लेती है। रुद्र के हाथ से खून बह रहे थे। देविका ने देखा तो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और बोली, रुद्र बैठो यहाँ। वह उसका हाथ पकड़ वहीं काउच पर बैठाती है और उसकी चोट पर मलहम पट्टी करती है। रुद्र अब तक खामोश बैठा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो किसी के सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहा था। वह बस लास्ट वर्ड बोला, आप सबका हो गया हो तो यहाँ से जाइए। मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करना अगली बार से मत भूलिएगा। सभी रुद्र के इस व्यवहार से परिचित थे। जब वो गुस्से में होता
तो वो अलग ही दिखता, ना किसी का सुनता और ना ही किसी से कुछ कहता। सभी उसके कमरे से निकल आए। मित्रा अब भी सदमे में ही थी। वह अपने कमरे में चली गई। साथ में गायत्री जी भी थी। वह उनके गोद में अपना सिर रखकर रोने लगी। गायत्री जी उसके सिर को सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। इधर सनाया भी रुद्र के गुस्से भरी आवाज़ सुन परेशान हो गई थी, लेकिन वह बिना किसी के मदद के बेड से उठ नहीं सकती थी। उसे आज अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था। वह खुद से बोली, रुद्र किस पर चिल्ला रहा था? वह इतने गुस्से में क्यों है? कोई मेरे कमरे में आए तो न पूछूं। तभी हेमा जी उसके लिए खाना लेकर आई। उन्हें देख उसे थोड़ी तसल्ली हुई। वह पूछी, आंटी क्या हुआ है रुद्र को? वह गुस्से में क्यों है? हेमा जी ने कहा, मित्रा की वजह से। तो सनाया सवालिया नज़र से उन्हें देखने लगी। वो फिर बोली, मालूम नहीं उसने क्या किया कि वह गुस्से में आ गया। आपने पूछा नहीं आंटी? सनाया धीरे से बोली। वो कहाँ किसी से कुछ कहता है बेटा, हम चाहे भी उससे कुछ पूछना तो गुस्सा ही करता है। हेमा जी मायूस होकर बोली और अपने हाथों से सनाया को खाना खिलाने लगी। रुद्र के बारे में सोचकर सनाया की आंखें नम हो गई। उसके उदास चेहरा को देख हेमा जी पूछी, तुम क्यों उदास हो रही हो? सब मेरी वजह से ही तो हो रहा है आंटी। ना मैं लंदन आई होती और ना ही मैं इस दलदल में फंसती, ना ही रुद्र खुद को गुनहगार समझता। सब मेरी वजह से ही है आंटी। सनाया रोने लगती है। ना बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है। मैंने ना ही कभी तुझे अपने परिवार के बारे में बताया और ना ही इनसे मिलाया। हमेशा खुद से दूर रखा तुम्हें अनाथ आश्रम में। यदि मैंने तुम्हारे बारे में सभी को साफ साफ बता दिया होता तो शायद यह दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता। हेमा जी भी मायूस होकर बोली तो सनाया पूछे, आंटी एक बात पूछूं? मैं जब भी आपसे अपने माँ बाप के बारे में पूछती हूँ तो आप हमेशा टाल देती हैं, लेकिन आज मैं सच में जानना चाहती हूँ कि मुझे जन्म देकर अनाथ आश्रम में डालने वाले कौन बेरहम माँ बाप थे? हेमा जी उसके सवाल सुनकर चुप हो गई और फिर बोली, जब तुम्हारे माँ बाप बेरहम ही हैं तो उनके बारे में क्या जानना? तकलीफ ही होगी ना तुम्हें। चलो अब रात हो गई है, सो जाओ। कल महापूजा है, तुम्हें ही पूजा में बैठना है। वो सनाया को सुलाने लगी और अपने अतीत में चली गई। जब उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके पड़ोस में एक लड़की रहने आई थी, चांदनी। भला की खूबसूरत थी, बड़ी गहरी आंखें, लंबे बाल, गुलाबी होठ, गोरी चिट्टी, इतनी खूबसूरत कि सबकी नज़र उस पर ही ठहर जाती। हेमा कॉलेज में अपना लास्ट ईयर ग्रेजुएशन पूरा कर रही थी और साथ में उनका बेस्ट फ्रेंड विक्की, जो दिखने में स्मार्ट और हैंडसम था। वह मन ही मन उसे पसंद करती थी, लेकिन विक्की के दिल में क्या है और कौन है यह कोई नहीं जानता था। हेमा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। घर में माँ बाप, 2 बहनें और 2 भाई थे। वह सबसे छोटी थी। पापा सरकारी प्रोफेसर थे, माँ हाउसवाइफ थी और दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। चांदनी ठीक उनके बगल वाले घर में अकेले रहती थी। उसके साथ में कोई नहीं रहता। वह दिन में अपने घर में कभी दिख भी जाती, लेकिन रात में अक्सर बाहर रहती। वह उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस थी, या यूँ कहे कि बहुत ही कॉन्फिडेंट। उनकी इच्छा होती उससे दोस्ती करने का, लेकिन वह सामने से उसे कह भी नहीं सकती थी। ना जाने वह उनके बारे में क्या सोचती, लेकिन एक दिन उनकी अच्छी किस्मत उनका साथ दे गई। जब वह बस स्टॉप पर अपने बस का आने का वेट कर रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी। उस समय बारिश की वजह से बस आने में लेट हो रही थी। वह इधर उधर अपनी नज़रें फेरी, तभी उनकी नज़र चांदनी पर पड़ी, जो वहीं बेंच पर बैठी। शायद वो भी अपने बस का ही वेट कर रही थी और हाथ में एक पेपर पेंसिल लेकर कुछ ड्रॉ भी कर रही थी। हेमा जी धीरे से उसके बगल में आकर बैठ गई और चुपके से तिरछी नज़रों से वह देखना चाह रही थी कि वो क्या ड्रॉ कर रही है, लेकिन चांदनी समझ जाती है और बोली, तुम देख सकती हो मेरी ड्राइंग, लेकिन पूरा होने के बाद। हेमा जी हैरानी से उसे देखने लगी। बिना मुझे देखे कैसे समझ गई कि मैं तुम्हारी ड्राइंग को देखना चाह रही हूँ? एहसास, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कुछ तुम्हारी हरकतें, चांदनी ने कहा तो हेमा जी हंसने लगी। वह उसकी बातों में ऐसे खोई कि कब उनकी बस आकर चली गई उन्हें पता ही नहीं चला। लो, बन गई मेरी ड्राइंग।
चांदनी हेमा को दिखाते हुए बोली। तो हेमा जी उसकी कला देख अचंभित थी। वाह, क्या खूबसूरत चित्र है श्री कृष्ण का। जैसे श्री कृष्ण इस पेंटिंग से बाहर आकर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे हाथों में तो हुनर है। चांदनी बोली। धन्यवाद, लेकिन जमाना हुनर का नहीं, हुस्न का दीवाना है। अब मुझे चलना चाहिए। खैर, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम चांदनी है और तुम्हारा? हेमा। और वह पूछी, तुम जाओगी कैसे? बस तो अभी तक आई नहीं। तो चांदनी मुस्कुरा कर बोली, बस तो आकर चली भी गई। यह सुनते ही हेमा जी हैरानी से पूछी, क्या? कब आई बस? मुझे तो मालूम ही नहीं चला। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? वह आखिरी बस थी यहाँ से। हेमा कहते कहते मायूस हो चली थी। तुम मेरे साथ चलो, चांदनी पूछी तो हेमा उसे सवालिया नज़र से देखने लगी। दरअसल वो पूछना चाहती थी कि तुम भी कैसे जाओगी? तुम्हारी भी तो बस छूट चुकी है। चांदनी बोली, ज़्यादा सोचो मत, पैदल चलने की बात करी हूँ। थोड़ी दूर पर हमें बस मिल जाएगी। जाना तो एक ही जगह है, तो फिर साथ चलते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और वह दोस्ती गहरी होती चली गई। चांदनी हेमा के पूरे परिवार से और उसके फ्रेंड से वाकिफ थी, लेकिन हेमा को चांदनी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। दोस्ती का लिहाज कर वो कभी पूछती भी नहीं थी। एक दिन चांदनी जब 2 दिनों से हेमा से नहीं मिली तो हेमा उससे मिलने उसके घर चली गई। दरवाज़ा खुला था। अंदर जाकर देखी तो चांदनी गुस्से से अपना सामान इधर से उधर फेंक रही थी। हेमा उसे रुकते हुए बोली, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? चांदनी उसे देखकर उसे गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगी। हेमा उसे संभालते हुए, शांत हो जाओ। वह जल्दी से किचन से पानी लेकर आती है और उसे देकर कहती है, लो पी लो, फिर बताना। अब बताओ क्या हुआ है? तुम 2 दिनों से मुझसे मिलने भी नहीं आई हो। देखो, तुम मुझे बता सकती हो। हेमा उसे यकीन दिलाने में लगी रही। अचानक से चांदनी ने जो कहा वह सुन वो हैरान रह गई थी। वह हक्की बक्की उसे देखते रह गई, जैसे कि उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने जो बताया। क्या कहा तुमने? तुम प्रेग्नेंट हो? हेमा के मुंह से यह सवाल मुश्किल से निकली थी। चांदनी ने हाँ में सिर हिलाई। उसने कहा, मैंने आज तक अपने बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। सोचती थी कि शायद मेरी असलियत जानकर तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगी। बहुत मुश्किल से मुझे तुम जैसी सच्ची दोस्त मिली थी, इसलिए तुम्हें अपना सच नहीं बता पा रही थी। हेमा उसकी बातें सुनकर हैरान होते जा रही थी। चांदनी बोली, मैं एक बार डांसर हूँ। यह सुनते ही हेमा चौंक पड़ी। उस समय बार डांसर होना एक प्रकार की गाली होती थी। क्या तुम बार डांसर हो? उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वह पूछे भी तो कैसे पूछे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चांदनी बोली, मैं अनाथ हूँ। काम की तलाश में मैं यहाँ आई थी, लेकिन कब और कैसे धीरे धीरे इस दलदल में फंसती चली गई मुझे ही मालूम नहीं चला। शुरू में तो लगा कि सब अच्छा है, लेकिन दुनिया की इस चकाचौंध ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। मुझे परसों ही पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। अब चाहकर भी अबॉर्ट नहीं करा सकती हूँ। इसमें मेरी जान को खतरा है। चांदनी की हर बात हेमा जी को हैरान और परेशान कर रही थी। वह किसी तरह हिम्मत करके पूछी, किसका बच्चा है? चांदनी खामोश रही, लेकिन हेमा के बार बार पूछने पर वह जिसका नाम ली, वह सुनते ही हेमा उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। उस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि हेमा जी अपने अतीत से बाहर आ गई। देखी तो सनाया सो चुकी थी। वह उसके माथे को चूमती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी विजय जी पूछे, सनाया सो गई क्या? हाँ, बहुत मुश्किल से उसको भी नींद आई है। आज घर में बहुत कुछ हो गया। कुछ दिनों से रुद्र शांत था। मुझे लगा था कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन आज उसका गुस्सा देखकर फिर मुझे वही पुराना रुद्र याद आ गया। विजय जी ने कहा, ज़्यादा तुम मत सोचो हेमा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रुद्र तो पहले से ही ऐसा है, कहाँ किसी का सुनता है। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसके मन में जितने दर्द तकलीफ है खत्म हो जाए और वो शांत हो जाए। इधर मित्रा भी रोते रोते सो चुकी थी। गायत्री जी धीरे से वहाँ से उठकर उसका दरवाज़ा हल्का सा लगा और अपने कमरे में चली गई। सभी लगभग सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुद्र बालकनी में लगे काउच पर बैठकर आसमान की ओर देख रहा होता है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी,
उसे बार बार मित्रा तो कभी कैलाश की कही धमकी याद आ जा रही थी। वो खुद से कहता है, जो भी मेरे करीब आता है उसे एक दिन मैं हमेशा के लिए खो देता हूँ। तुम्हें नहीं खोना चाहता मित्रा, इसलिए अब मैं तुमसे दूर रहूँगा और मेरी नफरत तुम्हें मुझसे दूर रखेगी। लेकिन वह क्या जाने कि जुबान चाहे कुछ भी बोले, दिल को कोई कैसे संभाले। दिल कहाँ किसी का सुनता है, जो उसका सुनेगा। वहीं बैठे बैठे उसको भी थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। सुबह हुई तो सभी अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। हेमा जी और देविका महापूजा की तैयारी में लग गई। 8 बजे की मुहूर्त थी। हेमा जी देविका से बोली, बेटा तुमने रुद्र से बात की, वह महापूजा में बैठेगा? देविका बोली, माँ कल तो आप जानती ही हैं कि क्या हुआ था, ऐसे में कैसे पूछ सकती थी। अभी उसका मूड ठीक होगा, पूछ लेती हूँ। इधर रुद्र ऑफिस निकलने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है तो देखा तो देविका थी। आपको मेरे कमरे में आने के लिए नॉक करने की ज़रूरत नहीं है भाभी, रुद्र ने कहा तो देविका मुस्कुरा कर बोली, लेकिन कल तो तुमने ऐसे ही कुछ फरमान सुनाया था। रुद्र कल का वाकया याद कर कुछ नहीं बोला तो देविका बोली, आज महापूजा है घर में, माँ ने सनाया के लिए रखा है। आज किस्मत से घर के सभी सदस्य मौजूद हैं, इसलिए आज तुम भी ऑफिस मत जाओ। रुद्र ने कहा, आप अच्छी तरह से जानती हैं भाभी, मुझे पूजा पाठ में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है और आज तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, मेरे लिए रुक जाओ। रुद्र हेमा जी के साथ सनाया अंदर आते हुए बोली। आज वो रेड कलर की चूड़ीदार सलवार सूट पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। प्लीज़ रुक जाओ ना, प्लीज़। मैं पूजा में कैसे बैठ पाऊंगी, मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। सनाया बेचारी जैसा मुंह बनाकर बोली तो रुद्र को मानना ही पड़ गया। ऐसे भी कल की वजह से घर में सभी का मूड ऑफ था और उसकी वजह से पार्टी भी कैंसिल हो गई थी। वह मना करके और सबका मूड खराब नहीं करना चाह रहा था। पंडित जी भी आ गए थे, सभी महापूजा में बैठने को रेडी थे, सिवाय मित्रा के। वह आज लेट थी, उसकी तबीयत थोड़ी ढीली थी, जिसकी वजह से उसे रेडी होने में टाइम लग रहा था। पंडित जी ने कहा, मुहूर्त निकला जा रहा है, हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। घर के सारे सदस्य आ गए हैं ना? गायत्री जी ने कहा। पंडित जी बस थोड़ी देर और, मित्रा बेटी आ ही रही होगी। तभी रुद्र ने कहा, किसी का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, यह पूजा घर के सदस्यों के लिए है, मेहमानों के लिए नहीं, इसलिए आप पूजा शुरू कीजिए। रुद्र की बात सुनकर सभी को बहुत बुरा लगा, खासकर मित्रा को, जो अभी पूजा के लिए आ ही रही थी। उसकी आंखें नम हो गई, सबकी नज़र उस पर चली गई। रुद्र को भी एहसास था कि उसकी बातें मित्रा ने सुन लिया है, लेकिन फिर भी वो एक नज़र भी उस पर नहीं डाला। गायत्री जी मित्रा से बोली, बेटा रुद्र की बातों को बुरा मत मानो, आओ मेरे पास बैठो। लेकिन आज मित्रा को बहुत ही इंसल्ट फील हुआ था। वह बोली, नहीं दादी, यह पूजा घर के सदस्यों के लिए है, तो फिर हमारा यहाँ क्या काम, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। यह सुनते ही रुद्र गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसका दिल चाहता था कि मित्रा पूजा में बैठे, लेकिन वह यह बात मानने को रेडी नहीं था। रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसे ऐसे देखकर सनाया को बहुत ही अजीब फील हुआ। वह रुद्र को समझ नहीं पा रही थी। वह उसके साथ बैठा तो था, लेकिन शरीर से, मन से नहीं। वह शायद यह अंदर से फील कर रही थी। मित्रा अपने कमरे में आकर खूब रोने लगती है। रुद्र के व्यवहार से बहुत ही आहत थी। वो खुद से बोली, मिस्टर रुद्र हमारे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? कल तक तो ठीक थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया है उन्हें? फिर वह खुद को ही जवाब देती है, हो सकता है सनाया जी की वजह से कर रहे हों। उनके दिल में तो सनाया ही है। वह नहीं चाहते हुए कि सनाया को हम दोनों को लेकर कोई गलत फहमी हो, इसलिए हमसे दूर रहना चाहते हैं। ठीक ही तो है, हम हैं भी कौन, सिर्फ मेहमान। हमने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रखी थी, ऐसी उम्मीदें जिसे एक ना एक दिन टूटना ही था। लेकिन यह नहीं जानते थे कि टूटने पर इतना तकलीफ होगा, इतना दर्द होगा कि हम सह नहीं पाएंगे। टूटे दिल का कोई दवा होता तो हम अपना इलाज खुद ही कर लेते। इधर रुद्र के दिमाग में बस मित्रा ही चल रही थी। पूजा में ना उसका मन लग रहा था, ना ही उसे पंडित जी की कोई बातें समझ में आ रही थी। मित्रा के साथ वो जिस तरह से व्यवहार कर रहा था, वह अपने आप से भी बहुत दुखी था। लगभग 2 घंटे बाद महापूजा संपन्न हो गई। हेमा जी ने सभी को प्रसाद बांटना शुरू किया और वो मित्रा के कमरे में गई। मित्रा के दरवाज़ा नॉक हुआ तो देखी तो हेमा जी खड़ी थी। वह बोली, आइए ना आंटी।
हेमा जी ने उसे प्रसाद देते हुए कहा, यह लो, पूजा संपन्न हो गई है। वो हाथ आगे बढ़ाकर प्रसाद लेती है और उनका पैर छूती है। तभी हेमा जी बोली, देखो मित्रा, तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, खासकर सनाया के लिए, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगी। अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारा काम खत्म हो गया है। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है बेटा। चली जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे भी वहाँ पर तुम्हारा प्रद्युम्न बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आखिर तुम्हारे बाबा ने उसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तो उसके प्रति भी तो तुम्हारा कोई फर्ज बनता है। हेमा जी की बातें मित्रा समझ रही थी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वह उसे यहाँ से जाने के लिए कह रही है। तो वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपने सही कहा आंटी। खैर, एक मेहमान कब तक यहाँ रुक सकता है। आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से जल्दी ही चले जाएंगे। लेकिन आपसे एक बात पूछूं? तो हेमा जी ने हम कहा। वह पूछी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या आंटी? अचानक से इस घर के सभी लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बदल गया है। यह सुनकर वह चुप हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि मित्रा सही कह रही है। वह बोली, नाश्ता बन गया है, नाश्ता कर लेना, और कहकर चली गई। मित्रा को हेमा जी की बातें बहुत बुरी लगी थी। वह खुद से बोली, अब हमें यहाँ से सच में चले जाना चाहिए। यहाँ रुककर और अपना इंसल्ट नहीं करा सकते। हमें माया से बात करनी होगी। इधर माया को भी रुद्र को लेकर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। पूजा के बाद रुद्र अपने कमरे में चला गया, तभी वहाँ पर माया आई। रुद्र उसे देखकर पूछा, क्या बात है माया, तुम कुछ कहना चाहती हो? वह सीधे सवाल की, तुम मित्रा के साथ ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे ऐसे व्यवहार करने से उसे कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी? रुद्र ने कहा, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है माया, कुछ और बात करनी है तो बोलो। वह बोली, नहीं रुद्र, मुझे ऐसी तुमसे उम्मीद नहीं थी। दोस्त के नाते समझा रही हूँ, उसके साथ ऐसा मत करो। यहाँ उसका कोई भी अपना नहीं है। जरा सोचो कि उस पर क्या गुजर रही होगी। काश तुम समझ पाते रुद्र, कहकर माया चली जाती है। रुद्र की भी आंखें नम हो गई थी। वो भी कहाँ खुश था मित्रा के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करके। वह खुद से बोला, मजबूर हूँ माया, तुम नहीं समझोगी। जिस तकलीफ से मित्रा गुजर रही है, उससे कई गुना दर्द और तकलीफ मुझे हो रही है। लेकिन मैं अपना दर्द और तकलीफ किसी को नहीं समझा सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे करीब आने वाला हर शख्स को हमेशा तकलीफ से ही गुजरनी पड़ी है, और मैं मित्रा को उस तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मुझे उससे खुद से दूर रखना है, चाहे इसके लिए मुझे उसके साथ बुरा से बुरा व्यवहार क्यों न करना पड़े। इधर मित्रा माया को कॉल लगाती है और मिलने बुलाती है। उस वक्त वह टेरेस पर उसका इंतजार कर रही थी। मित्रा, माया ने आवाज़ दी तो वह बोली, माया, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। माया पूछी, हाँ बोलो। माया, मित्रा ने कहा, हमें इंडिया वापस जाना है, अपने शहर, अपने आश्रम। तुम प्लीज़ हमारे जाने की सारे इंतजाम कर दो, एक आखिरी बार हमारी मदद कर दो। माया मित्रा के चेहरे को गौर से देखी। वह उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। वह गंभीर होकर पूछे, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? कुछ देर के लिए मित्रा चुप हो गई और फिर अपने आंसू को छुपाते हुए बोली, हम यहाँ किसके लिए रुके? जिसके लिए आए थे वह काम पूरा हो गया है। अब यहाँ रुके तो बेईमान सा फील होता है। शायद हमारा चले जाना ही ठीक है। माया भी मन में सोचती है, सही है मित्रा, चली जाओ यहाँ से। शायद तुम्हारे जाने के बाद रुद्र को तुम्हारी अहमियत मालूम चले। ठीक है मित्रा, मैं तुम्हारे जाने के इंतज़ाम करती हूँ। कुछ दिन में तुम्हें खबर करती हूँ। अपना ख्याल रखना। माया वहाँ से चली जाती है। मित्रा को वहाँ टेरेस पर सुकून मिल रहा था, इसलिए वह वहीं पर रुक गई। बहुत अच्छे अच्छे फूल पत्तियाँ लगी हुई थी। उन्हें देखकर उसके मन को थोड़ी शांति मिल रही थी। तेज हवा चल रही थी और उसका दुपट्टा बार बार उड़कर उसके चेहरे पर आ जा रही थी। वह बार बार हटाती और अंत में झुंझुलाकर नीचे जाने के लिए हुई कि उसका पैर मुड़ गया और वह धड़ाम से नीचे गिर गई। एक तेज चीख सीधे रुद्र के कानों में पड़ी। वह भी उस समय टेरेस पर ही आ रहा था। वह भागकर टेरेस की तरफ गया और देखकर चौंक गया। क्या होगा कहानी में आगे? क्यों रुद्र मित्रा से दूर हो रहा है? क्या सच में वो हमेशा के लिए इंडिया वापस चली जाएगी या रुद्र उसे रोक लेगा? क्या होगा जब सनाया को रुद्र की फीलिंग्स के बारे में मालूम चलेगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।